वेलकम बैक बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से हो? खाली टाइम पास कर रहे हो या उस टाइम का कोई इस्तेमाल भी कर रहे हो? मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी कहा था कि छुट्टियां अब आपकी ख़त्म होने वाली हैं, तो आप ये काम ना कीजिएगा कि वीडियो रिकॉर्ड करके रख ली या सेव करके रख ली कि जी देखेंगे, बाद में देखेंगे, और उसको ड्यू कर लिया। ना करें ऐसे। मुझे पता चला था कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं। बच्चों, अपने लिए बड़ा मसला क्रिएट कर लोगे अगर ऐसा करोगे तो। उसकी वजह यह है कि जब आपने तशरीफ़ लानी है ना, जब भी कॉलेज खुलने हैं, सितंबर तक उम्मीद है खुल जाएंगे कॉलेज, आपके आते साथ ही फुल लेंथ पेपर हो जाने हैं और आपका ये हाफ पोर्शन, हाफ जो बुक है जिसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म, ये मुकम्मल हो गया होना जब आपने तशरीफ़ लानी है। तो जब आप आएंगे तो हमने सेकंड टर्म स्टार्ट करनी है। हमने जो बाकी रिमेनिंग 8 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक वाले, हमने उसको स्टार्ट करना होगा। हम ये नहीं करेंगे और कहीं पे भी जहन में ये ना रख के आना कि हम दोबारा ये पढ़ेंगे या ये रिवाइज होगा। रिवीजन होगी वो जाके बाद में होगी कि जनवरी के करीब जाके, जनवरी फरवरी जब भी होगी, जो भी शेड्यूल आएगा। इसलिए ये काम बिल्कुल नहीं करना कि इसको डिले कर लें और ठंड करा के तो बैठे रहो। ऐसे बड़ा नुकसान कर लोगे अपना और अपने लिए मसला क्रिएट कर लोगे। जो चीज़ें अभी रह जाएंगी वो फिर आप समझ लें कि वो मुश्किल क्रिएट करेंगी और वो रह ही जाएंगे। फिर बाद में सेकंड पोर्शन वाला करोगे, ऑर्गेनिक वाला करोगे या इसको करोगे। इसलिए जब आप आएँ तो कम से कम ये 8 चैप्टर मुकम्मल होने चाहिए आपके, ये बात याद रखें। ओके जी बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था और एक्सरसाइज वगैरह भी इसकी हो गई थी। अब हमने शुरू करना है जनाब चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर नंबर 6 का नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चैप्टर 6 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमने अभी तक जो शुरू के 5 चैप्टर पढ़े हैं, हमने करीब आधे से ज़्यादा पीरियोडिक टेबल उसके अंदर कवर कर लिया। एस ब्लॉक भी हो गया उसके अंदर, पी ब्लॉक भी हो गया। अब रह जाता है पीछे ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डी और एफ ब्लॉक। हम एफ ब्लॉक को टच नहीं करेंगे। डी ब्लॉक में भी सारे एलिमेंट्स को टच नहीं होगा, सिर्फ उसमें जनरल इंफॉर्मेशन दी जाएगी और उसके बाद किसी हद तक कोई क्रोमेट के, क्रोमियम के कोई कुछ कंपाउंड होंगे, कुछ आयरन के कंपाउंड होंगे, कुछ स्टील का देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग वो कैसे हो रही है, बाकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, एक नोमेनक्लेचर देखेंगे, और आपका अल्लाह ताला खैर रखे तो छठा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। और छठा चैप्टर ख़त्म होने के साथ ही इनऑर्गेनिक ख़त्म। ये इनऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर 6 की इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी पेयरिंग जो बनती है ये बनती है 16th के साथ, 6th का और 16th का। बोर्ड में जो पेयरिंग बना करती है ये इन दोनों की बना करती है। जब मैंने आपको 16वां चैप्टर पढ़ाया था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला, उसमें भी मैंने आपको ये बताया था। एक लॉन्ग क्वेश्चन छठे को और 16वें को मिला के होगा और दोनों का एक एक पोर्शन होगा, यानी एक पार्ट 6 चैप्टर से और एक पार्ट 16 चैप्टर से। यानी आपने इस चैप्टर को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी करना है। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप सारे चैप्टर्स को ही लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करें। उसकी वजह यह है कि अभी आपके पास टाइम भी है, कोई जल्दी नहीं है, और बोर्ड अपनी स्कीम चेंज करता रहता है। बोर्ड स्कीम चेंज करता रहता है, कभी वो दूसरे चैप्टर से लॉन्ग दे देते हैं, कभी वो चौथे से दे देते हैं। ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो क्या पता इसके हवाले से भी कोई और चीज़ चेंज हो तो जाके आपको दिसंबर जनवरी में पता चले, तो उस वक्त फिर बिला वजह का प्रेशर ना आए। छठे चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन है और ये मोस्टली होता ही है, करीब करीब हमेशा ही होता ही है। ये छठे चैप्टर और 16वें चैप्टर का पेयर बनता है।
लॉन्ग क्वेश्चन जैसे जैसे साथ साथ आते जाएंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। अब आए इसको बाकायदा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम। सॉरी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेटा पीरियोडिक टेबल में हैं कहाँ पे? हमने ये बात चैप्टर 1 में जब पीरियोडिक टेबल तफसील से डिस्कस हुआ था तो उस वक्त मैंने आपको बताया भी था। अगर ये तस्वीर आपको याद आ जाए और आपने इसको याद कर लिया हो तो बड़ी अच्छी बात होगी। क्या बन गया ये बन गया आपका पीरियोडिक टेबल। और अगर आप गौर करें तो मैंने इस पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक भी बनाया है। एफ ब्लॉक को मैंने नीचे नहीं बनाया। एफ ब्लॉक को मैंने बताया ना आपको कि इसकी असल पोजीशन कहाँ है। इसकी असल पोजीशन बिटवीन एस एंड डी है। ऐसे ही एस ब्लॉक शुरू के 2 ग्रुप्स, उसके बाद एफ ब्लॉक की 2 पीरियड आ जाएंगे जिसको आप लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहते हैं। उसके बाद डी ब्लॉक आ गया, डी के बाद पी ब्लॉक आ गया। यही पोजीशन है। हमने एस और पी को डिस्कस कर लिया हुआ है, जिसको कहते हैं ना ग्रुप ए, याद है ना? जो आपने ग्रुप ए वाला पढ़ा था 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A तक, वो ये दोनों थे 1A 2A और उसके बाद 3 से लेके 8 तक ये ए था। फिर हम आए थे जनाब अली बी पे, इसको हम बी ग्रुप कहते हैं। इसमें भी आपको मैंने शुरू में बताया हुआ था। अभी मैं आपको इसकी दोबारा सिर्फ डी को ओपन करके बताता हूँ। फिलहाल ये देखें कि ये है आपका बी ब्लॉक और एफ को हम सेपरेट रखते हैं और एफ को लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहा जाता है। इसके अंदर 2 पीरियड है। ये पीरियोडिक टेबल की शेप थी ना पूरी। एस और पी के दरमियान में डी और एफ मौजूद है। डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये दोनों क्या कहलाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या कहा जाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर होगी बात? पोजीशन तो समझ आ गई कि हमने पढ़ना कहां से, ये है कहां पे बेसिकली। ये मैंने आपको बताया अभी कि एफ ब्लॉक विल नॉट बी अंडर डिस्कशन, उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा, वो आपके उसमें स्कोप में नहीं है। डी ब्लॉक भी मुकम्मल डिस्कस नहीं होगा, प्रॉपर्टीज डिस्कस होंगी और 1-2 एलिमेंट्स डिस्कस होंगे, बस ज़्यादा नहीं। इसलिए घबराने वाली बात कोई नहीं है। चैप्टर है बेसिकली आसान ही है, चैप्टर मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो अब मैं आपको ज़रा सिर्फ डी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, जो कि जिसके साथ हमारा ख़ास तौर पे कंसर्न है। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक बात ये कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा क्यों जाता है? ये शॉर्ट क्वेश्चन है। पेज नंबर 97 पे जहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है उसका दूसरा पैराग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। और ये शॉर्ट क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है एक बार बोर्ड में। वो कहता है कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपको पता है कि इंग्लिश का वर्ड है ट्रांजिट या ट्रांजिशन, तो इसका मतलब क्या होता है? जब आप फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से आप जाना चाहते हैं यूएसए, तो लेट्स से आपने वो फ़्लाइट वाया ली है और आप पहले एमिरेट्स एयरलाइन से जाते हैं, वो आपको दुबई लेके जाती है और दुबई से फिर आप जाते हैं यूएसए की तरफ। पहले आपका दुबई में कोई 2-3 घंटे का स्टे होता है। ये यूजुअल बात है, ट्रैवलिंग ऐसे नॉर्मली हो रही होती है रोज़। जब ये ट्रैवल कर रहे होते हैं ना बंदे यहाँ से, और उनको पहले जाके दुबई लेके जाया जाता है, तो फिर उनको एक लाउंज में बिठाया जाता है जिसको कहा जाता है ट्रांजिट लाउंज। ट्रांजिट लाउंज का क्या मतलब है? वो जगह, वो लाउंज तो बेसिकली बैठने की जगह है ना, जैसे टीवी लाउंज है। वो जगह जहां पे ऐसे लोग बैठेंगे
जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, मुंतकिल हो रहे हैं और उन्होंने दरमियान में थोड़ी देर के लिए स्टे किया। ट्रांजिट, तब्दीली, चेंज। वैसे तो आजकल चेंज का लफ्ज़ वैसे ही बड़ा मशहूर हुआ है। फिर आप केमिस्ट्री में आपने इसको सुना होगा, इक्वेशंस में समटाइम होता है कि जी ट्रांजिशन स्टेट है, ये लफ्ज़ सुना होगा, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का क्या मतलब है कि एक प्रोडक्ट थी वो कन्वर्ट हो रही है, एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, लेकिन बिफोर दिस कन्वर्जन वो एक और प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, एक दरमियान की स्टेज। तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब भी कुछ ऐसे ही होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है कि बेसिकली इन एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज हो रही हैं फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स। आपको बताया हुआ मैंने कि पीरियोडिक टेबल का जो लेफ्ट साइड है ये पक्की कचूर मेटल है, उसके बाद जो मिडल पोर्शन है डी और एफ वाला पोर्शन जो है ये सारी भी मेटल्स में आती हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप राइट साइड पे जाते जाते हैं पीरियोडिक टेबल के, तो यहाँ से आके नॉन मेटल्स शुरू होती हैं, आगे जाके नॉन मेटल्स आ जाती हैं। तो बेसिकली जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में फॉल कर रही हैं, इसलिए हम ये कह देते हैं कि इनमें प्रॉपर्टीज तब्दील हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, आर ट्रांजिटिंग, प्रॉपर्टीज आर ट्रांजिटिंग फ्रॉम द मेटल्स टू नॉन मेटल्स, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इसका जवाब शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा भी हुआ, मैंने आपको बता दिया सेकंड पैराग्राफ में। ठीक हो गया जनाब? ओके। उसके बाद और इसमें क्या बात होगी, जब आप एस ब्लॉक पढ़ रहे थे तो आपने ये देखा कि एस ब्लॉक में हमने वो एलिमेंट्स रखे हैं जिनमें एस ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है। जब हम पी ब्लॉक पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि पी ब्लॉक में वो एलिमेंट्स हैं जिनमें पी जो ऑर्बिटल है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है। तो ऑब्वियसली फिर डी और एफ कोई मतलब मतरे तो नहीं है ना, उनके साथ भी यही सलूक होगा। डी में वो एलिमेंट्स रखे गए हैं जिनमें डी ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, एफ में वो ऑर्बिटल रखे गए हैं एलिमेंट जिनमें एफ ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है। क्लियर होगी बात? अब आते हैं ज़रा इसकी तफसील के ऊपर कि ये मामला इनका है क्या और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ उनको देखते हैं। देखें जी ज़रा, सिर्फ डी ब्लॉक इस वक्त ड्रॉ कर दूं, फिर अब एफ की तो ज़रूरत नहीं है और लोकेशन के लिहाज से मैंने आपको बता दिया, तो सिर्फ मैं इस वक्त डी ब्लॉक ड्रॉ कर रहा हूँ। 1 2 और ये हो गया 3 पीरियड है। पेज नंबर 99 पे देखें ज़रा, जो ब्लू वाली लाइन है, जो ब्लू वाली लाइन है दरमियान वाली, अब मैंने सिर्फ ये ड्रॉ की हैं, यानी कि ये क्या है, अब ये सिर्फ डी ब्लॉक है। जो ब्लू वाली लाइंस हैं 3, ये वाली ड्रॉ की हैं, 3 आ गई ना, 1 2 और 3, और ये हैं क्या, बेसिकली ये पीरियड है। ये क्या है, पीरियड नंबर कौन सा आता है यहाँ पे, ऊपर इससे 3 होते हैं, पहला पीरियड, दूसरा और तीसरा। इसका मतलब ये पीरियड नंबर 4 है, ये पीरियड नंबर 5 है और ये पीरियड नंबर 6 है। पोजीशन समझ आ रही है ना? सिर्फ मैंने डी ब्लॉक इस वक्त ड्रॉ किया है और डी ब्लॉक में जो पीरियड आते हैं वो चौथा, पांचवा और छठा आते हैं। मैंने आपको कह दिया पेज नंबर 99 पे रेफरेंस के लिए देख लो, जो ब्लू वाला पोर्शन है सारा वो इसने डी ब्लॉक बनाया हुआ है। अब हम इसके साथ कंसर्न है। सिर्फ एक बात रिवाइज करते हैं, वो क्या कि डी ब्लॉक के नाम कैसे रखे गए थे। डी ब्लॉक में बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 इसके अंदर ग्रुप्स हैं।
कितने ग्रुप्स हैं? 10। ये सारी बातें चैप्टर 1 में हुई हैं, अब मैं इनको रिवाइज कर रहा हूँ। इनके नाम कैसे रखे गए थे? इनके नाम रखे गए थे ग्रुप 3B, ये सारे बी हैं, ये अब सारे कौन से हैं? बी। आपको मैंने चैप्टर 1 में ये बताया था कि इनके नाम शुरू होंगे 3 से, 3 के बाद 4, 5, 6, 7 और उसके बाद 8 के 3 हैं, 8, 1, 2, 3 और उसके ये तीनों 8। उसके बाद लास्ट में क्या था? इसके शुरू वाले क्या? 1B और फिर 2B। याद आया? इसकी गिनती 1 से और 2 से शुरू नहीं हो रही थी, इसकी गिनती शुरू हो रही है 3 से। ग्रुप 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। उसके बाद 3 ग्रुप्स जो हैं उनको 8B कहा जाता है और फिर सेकंड लास्ट पे आता है ग्रुप 1B और उसके बाद आता है ग्रुप 2B। ग्रुप 1 को, 1B को और ग्रुप 2B को लास्ट में क्यों रखा गया था? इसलिए कि दे रिजेंबल इन द प्रॉपर्टीज विद द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां पे जो एस ब्लॉक आता है ना, यहां पे ग्रुप 1A और ग्रुप 2A, यहां पे जो 2 आते हैं, ये प्रॉपर्टीज में इनके साथ रिजेंबल करते थे। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि इसी बिना पे तो मेंडलीव से गलती लगी थी। मेंडलीव ने इस ग्रुप के एलिमेंट्स को जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों को उठा के ग्रुप 2A के साथ रख दिया था, बेरिलियम मैग्नीशियम के साथ। उस वक्त मैंने बताया था आपको क्यों, उसकी प्रॉपर्टीज की वजह से। और प्रॉपर्टीज एक जैसी होने की रीजन मेरा ख्याल है कि अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आप बता सकते हैं। आपने पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ ली, आपने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हों और कैसे तब्दील हो रहे हों, तो फिर उनका रिलेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे तब्दील हो रही होती हैं, ये सारा कुछ आपने पढ़ लिया इनऑर्गेनिक में। तो आप मुझे थोड़ा सा सोच के बता सकते हैं कि ग्रुप 2A और ग्रुप 2B की प्रॉपर्टीज सेम क्यों होंगी, या मेंडलीव को ये गलती क्यों लगी कि उसने उठा के जिंक, कैडमियम, मरकरी को बेरिलियम मैग्नीशियम के साथ रख दिया था। जिन बच्चों के जहन में रीज़न आई है वो अपने आप को शाबाश दे लें, जिनके जहन में नहीं आई उनको मैं बता देता हूँ। रीज़न इसकी ये थी कि यहाँ पे ग्रुप 2 जो 2A वाला था, इसके अंदर एस ब्लॉक कंप्लीट हो रहा था, वैलेंस शेल कंप्लीट हो रहा था। वैलेंस शेल इसके अंदर एस है ना, तो एस कंप्लीट हो रहा था। यहाँ पे आके डी कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे आके क्या कंप्लीट हो रहा है? डी वैलेंस शेल कंप्लीट हो रहा है। इसलिए जब चूंकि वैलेंस शेल कंप्लीट हो रहा था तो नोबल गैसेस तो उस वक्त थी ही नहीं, नोबल गैसेस तो मेंडलीव के टाइम में नहीं थी, उस वक्त डिस्कवर नहीं हुई थी अभी। तो फिर उसको ये गलती लगी कि इनके जिंक, कैडमियम और मरकरी के जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये करीब करीब सेम है, तो उसने उठा के इसको 2S के साथ रख दिया। वो अब आज हमें पता कि ठीक है प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है कि वैलेंस शेल कंप्लीट हो रहा है, लेकिन 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 इसके अंदर वैलेंस शेल S है और इसके अंदर वैलेंस शेल D है, इसलिए फिर हमने इसको सेपरेट कर लिया। क्लियर होगी जी बात? ओके। अब और इसमें जनरल बातें क्या हैं, बल्कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पैदा होता है। बिल्कुल, ये बोर्ड में आया भी हुआ है और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। क्या? व्हाट इज टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स? व्हाट आर टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बात ये है कि हमने अब गौर से ज़रा बात सुनी, इसका जवाब लिखा हुआ आपके पास पेज नंबर 98 पे, इस वक्त पेज नंबर 98 पे हूँ। बात ये है कि डी ब्लॉक में किन एलिमेंट्स को रखा जाता है? अभी मैंने आपको बताया डी ब्लॉक में किन एलिमेंट्स को रखा जाएगा। डी ब्लॉक में उन एलिमेंट्स को रखा जाएगा जिनमें डी ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग हो, जैसे हमने एस में रखा, जैसे पी में रखा, जैसे एफ की बात हो।
जिसमें डी ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग हो। मतलब आम जुबान में, सादी जुबान में इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जिन एलिमेंट्स में डी ब्लॉक में, डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक हो रहा हो, उसको कहेंगे कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ऐसे कहेंगे ना। अब यहां पे फिर टिपिकल और नॉन टिपिकल की बात क्यों आ रही है, देखें जरा। अब इसके लिए हमें पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी। बच्चों ये जो 3B ग्रुप है ना, पहले वाला, अब देखें ना, गौर करें जरा। यहां पे जो 1s था, इसका मतलब है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में s में एक इलेक्ट्रॉन, याद है ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक s में। उसके बाद आपने पढ़ा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, उसमें क्या था? 2 थे। s कंप्लीट होने के बाद आगे आता है d। आगे क्या आता है? d। आपको लास्ट नहीं तो सेकंड लास्ट लेक्चर में मैंने बड़ी तफसील से, इंतहाई डिटेल से नोबल गैसेस जब पढ़ा रहा था, तो उस वक्त मैंने आपको इंतहाई तफसील से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाली बात दोबारा बताई थी। वैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी भी होगी। जब आप s ब्लॉक से आगे जाते हैं, s ऑर्बिटल से आगे जाते हैं, तो उसके बाद d ऑर्बिटल फिल होता है। 4s 3d, 5s 4d, 6s 5d, ये वाली बात, ठीक है? 4 5 6। ओके, जब आप s से आगे जाते हैं तो d शुरू होता है। तो इस वक्त जब s1 था, s1 फिर s2, उसके बाद d1। अब गौर से देखें जरा, इधर ध्यान रखें। d1 मतलब इस ग्रुप में, ये वाले में d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। इसमें कितने होंगे? 2। इसमें कितने होंगे? 3 4 5। जहां पे मेरा मार्कर है इस ग्रुप में 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही जैसे जैसे आप ग्रुप में, डी ग्रुप में आगे से आगे जाते चले जाएंगे, हर ग्रुप में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते चले जाएंगे। बात शुरू कहाँ से हुई? 1 से। और आपको पता है कि डी कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसी है ना, मैक्सिमम ऑफ 10, लेकिन मिनिमम कोई भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब गौर करें जरा बात, अगर 0 होगा तो फिर वो डी का तो ना होगा ना। अगर 0 होगा तो फिर मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि इसमें डी ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, फिर वो तो नहीं होगा। फिर इसका मतलब है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट ही नहीं। डी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे जैसे आप ग्रुप्स में आगे जाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते जा रहे हैं डी के अंदर। मैं दोबारा बात दोहरा रहा हूँ, गौर से देखो ज़रा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि डी ब्लॉक है, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं, अब इसमें इसको गिनती के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये देखें, इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये जो तरतीब लिखने की है 3 4 5 और लास्ट में 1 2, ये अलग बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैसे आने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? बुक पे आए जरा आप, पेज नंबर 98, टेबल देखें। टेबल में जनाब अली लिखा हुआ है, सारा टेबल ना याद करने की ज़रूरत है ना कुछ और। मैं बता देता हूँ अभी, इसमें से एक बार एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है और वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आया था। अभी आप इस टेबल को डिस्कस करते हैं, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप टेबल की पहली लाइन देखें, जो सबसे फर्स्ट वाली लाइन है, और जहाँ पे लिखा हुआ है क्या? स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद वनेडियम, फिर क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आयरन, क्रोमियम के बाद मैंगनीज, मैंगनीज के बाद आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर और फिर जिंक।
याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारे याद हो जाएं तो अच्छी बात है, सिर्फ एक ही ये काफ़ी है। अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी इसमें से सिर्फ वो ज़हन में रख लेना, चल जाएगा। क्या बात है, ये मैंने आपके सामने जो इस वक्त लिखा है ना, ये मैंने लिखा है पीरियड नंबर 4, ये वाला ग्रुप में नहीं लिखा, पीरियड में लिखा है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, उसके बाद मैंगनीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक, ये लिख दिया सर। ठीक हो गया जनाब। अब देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, अभी मैंने बताया है कि जैसे आप डी में आगे जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही। मतलब इसका क्या हुआ कि स्कैंडियम के केस में क्या होना चाहिए, स्कैंडियम के केस में होगा ये चौथे में 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे मैं कह दूंगा कि सॉरी 4s और 3d। s तो कंप्लीट ही है ना सब में, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद d में 1, उसके बाद इधर भी सेम 4s2 3d, क्या आना चाहिए अब यहाँ पे गिनती 2, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए 3, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऐसे ही है ना, कंफ्यूजिंग तो नहीं है ना। यहां पे क्या आना चाहिए क्रोमियम में आना चाहिए 4। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहां पे एक एक्सेप्शन है, जब डी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो आपको एक बात पता है, और ये बात बड़ी बार दोहराई है मैंने, क्या मोस्ट स्टेबल कंडीशन फॉर एन एटम इज टू हैव द ऑक्टेट कंप्लीटेड या वैलेंस शेल कंप्लीटेड। सेकंड मोस्ट कंडीशन स्टेबल क्या होती है, हाफ फिल्ड। सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन फिल्ड कंप्लीट, P 6 मुकम्मल, D 10 मुकम्मल, F 14 मुकम्मल, यही है ना। लेकिन सेकंड मोस्ट स्टेबल कंडीशन क्या है, हाफ फिल। जब बात पहुंचती है ना 3D पे, तो क्रोमियम के केस में, ये क्रोमियम की बात कर रहा हूं, जब बात पहुंचती है ना 3D4 पे, तो क्रोमियम क्या करता है, अपना आउटर मोस्ट शेल जो D है इसको कंप्लीट करना प्रेफर करता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होगा, ये कहाँ से आएगा, ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्रोमियम में अपने अंदर से ही रेंज करना है ना। तो क्रोमियम क्या करता है, वो इस इलेक्ट्रॉन को, अब गौर से देखें ज़रा, वो इसको, इस सब शेल को, S को अनपेयर कर देता है और इसको कंप्लीट कर देता है। अगर इसको अनपेयर करे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1, इस 1 को जंप करा के ले आता है इधर, और यहाँ पे आ जाता है 5 कंप्लीट। समझ आ गई बात की। बाकी जो गिनती है रेगुलर वो वैसे चल रही है। शुरू में पहला जो था आपका ग्रुप, उसमें डी में 1 2 3 4 5 6 होना ऐसे ही चाहिए था, गिनती वाइज चलता रहता, बड़े अच्छे तरीके से और बड़ा मुतमईन और ख़ूबसूरती वाली बात थी। लेकिन बीच में क्रोमियम ने एक पंगा डाल दिया, और वो पंगा क्यों आया, बेसिकली वो पंगा इसलिए आया कि उसका जो हाफ शेल है, उसका जो वैलेंस शेल है, वो हाफ फील्ड होने के करीब था। ये ऐसे ही है जैसे आपको कोई गाड़ी लेने के लिए या बाइक लेने के लिए आप चाहते हो कि जनाब आप एक कोई 70 कह लें, अभी छोटे बच्चे हैं, वैसे 70 आप अभी भी चला नहीं सकते, जो कि चला सकते हैं अभी 18 के बाद ही आप लोग चला सकते हैं। तो फिर भी अवॉइड किया करें, ख़ास तौर पे ये जो रफ़ ड्राइविंग है इसको रोड के ऊपर। आपने मिसाल के तौर पे लेनी है 70, और 70 आती है लेट से 80,000 की। तो इसकी एग्जांपल ऐसी ही कि आपके पास 80 में से 78,000 मुकम्मल हों, तो आपके वालिद साहब आपको कहेंगे अल्लाह पुत्र 2,000 रुपया, और वो 2,000 कंप्लीट करके आपको कहें कि आप जाएं जी आप 70 लें, मौज करें। समझ आ गई बात की।
उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास हो जाने थे। यहां पे एक्चुअली जो होने थे वो यहां पे 4 होने थे, इधर 2, जो तरतीब चल रही है वही। चूंकि उसका डी ऑर्बिटल हाफ फिल हो रहा था, तो मैंने आपको बताया कि सेकंड मोस्ट स्टेबल कंडीशन ये है कि किसी एटम का जो वैलेंस शेल है वो हाफ फिल हो जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना। इसलिए उसने अपने एस को छोड़ा पीछे। आपको याद है मैंने आपको जब नोबल गैस वाला पढ़ाया था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। याद करें वो तस्वीर जो मैंने पूरी ड्रॉ की थी। मैंने उसमें आपको बताया था बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जो एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन के जंप करके डी में चले जाना, या डी वाले का एस में आ जाना, या पी में चले जाना, फर्क कब आएगा? जब पी और अगले एस में आएगा। ये एनर्जी गैप ज्यादा होता है, ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है। इन बिटवीन इसमें ये चेंजेस हो सकती हैं। तो वो क्या करता है, वो इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवाता है, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है और इसको अनपेयर कर देता है, और स्टेबिलिटी क्रोमियम की बढ़ जाती है। आगे वही स्टोरी चलेगी, आगे जो तरतीब चल रही है वही चलेगी। 4s, अब यहां पे तो एक्चुअली ही 3d5 होना था, गिनती के लिहाज से 3 4 5 होना ही था, तो s तो कंप्लीट ही है इसका। आगे फिर वही तरतीब चलती रहेगी, 4s 2 3d 6 3d 7 3d 8। जब मैं यहां तक पहुंचा हूं ना, तो जिन बच्चों को ये बात समझ आई है ना, मेरा ख्याल है कि उनके चेहरे पे दोबारा मुस्कुराहट आ गई होगी कि अब दोबारा से वही काम होने लगा। होना चाहिए यही काम दोबारा। क्या कॉपर के केस में 3d9 होना था, एक्चुअली तरतीब वाइज होना यही था कि 3d9 आ जाता, लेकिन वही चीज जो यहां पे होगी, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, टू बिकम द मोर स्टेबल, कॉपर क्या करता है, अपने इस 4s वाले जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था इसको करता है सिंगल, और अपना आउटर मोस्ट शेल 10 के साथ मुकम्मल कर लेता है। उसके बाद जिंक में सेम, फिर वो तो उसके बाद तो है ही मुकम्मल। 3d10 देखें जरा पेज पे, पेज नंबर 98 पे पहला जो रो है पूरी वो देखें जरा, पहला जो कॉलम है पूरा जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम पूरा वो लिखा हुआ है, उसके आगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है। क्लियर होगी बात? यही काम आगे भी होता है अगले वाले, यानी पीरियड नंबर 5 में, पीरियड नंबर 6 में यही काम होता है विद लिटिल वेरिएशंस, लेकिन हमारा फिलहाल उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। समझ आ गई बात की? अच्छा, आज टिपिकल और नॉन टिपिकल की बात मुकम्मल कर लेते हैं, हो जाएगी। अब होता क्या है, मैंने आपको पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दी। अब एक बात नोटिस करें जरा, ध्यान इधर रखें। क्या बच्चों, अगर मैं इस वाले में से, स्कैंडियम में से, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, अगर मैं ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, अगर मैं जिंक का चूंकि डी ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मुकम्मल है, तो क्या इसका ये डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा किसी रिएक्शन में? जब डी ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मुकम्मल है तो ये इंतहाई स्टेबल कंडीशन है। इजी नहीं होगा कि आप डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलवा सकें, इजी नहीं होगा ये। जिंक सिर्फ एक वैलेंसी, एक ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, और वो है +2। वो कैसे आएगी? वो आएगी बेसिकली जब जिंक अपने इस ऑर्बिटल को, ध्यान इधर रखें जरा, इस ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करे, एस को, एस में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करे या 2 करे, जितने भी करे, मोस्टली 2 ही करता है, 2 जितने भी लूज करे एस में से। डी को वो नहीं छेड़ सकेगा, क्यों? क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और फिर कंप्लीट भी है। एस वाला बेचारा मासूम सा है, जब डी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो इतना थिक हो जाता है और वो मुकम्मल हो जाता है, तो जो एस ऑर्बिटल है वो, इसके अंदर थोड़ी सी एक्सेप्शनल केस आता है कि एस ऑर्बिटल थोड़ा सा बाहर हो जाता है,
एस ऑर्बिटल डी से बाहर हो जाता है। जब वो बाहर होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का जो गिव एंड टेक होता है जिंक के केस में वो फ्रॉम द एस ऑर्बिटल होता है। जिंक इज नॉट इन्वॉल्विंग इट्स डी ऑर्बिटल इन द रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि कंप्लीट है, मुकम्मल बैठा हो। बात समझ आई? मैं दोबारा बोलता हूं, जिंक इज नॉट इन्वॉल्विंग इट्स डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। अगर जिंक डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा, तो पहले तो हमने अभी ये बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक डी ऑर्बिटल से होगा तो इट विल बी कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जिंक तो इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा उसको, अब क्या करें? इसलिए हमें यहां पे ये टर्म लानी पड़ी टिपिकल और नॉन टिपिकल एलिमेंट्स में। जो लास्ट ग्रुप है ये वाला ग्रुप 2b, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये अपने डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व नहीं करते। सो दे आर नॉट हैविंग, दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम प्रॉपर्टीज एज ऑफ अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बात समझ आइए? बाकी ये सारे ऑर्बिटल्स, ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी एलिमेंट्स हैं, ये सारे अपने डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इनकी कुछ एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, हम देखेंगे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या हैं। लेकिन जिंक तो इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा ना, मसला तो ये है, डी कंप्लीट है, वो इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा उसको। जब वो इन्वॉल्व नहीं करता तो यहां पे फिर हमें टर्म लानी पड़ती है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। अब है तो ट्रांजिशन ही, है तो ट्रांजिशन ही, डी में आ तो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन तो मुकम्मल हो रहे हैं ना, रखना तो उसको यहीं पड़ेगा एटॉमिक नंबर के भी लिहाज से, हर लिहाज से। लेकिन इट डज नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज, द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस ग्रुप नॉन टिपिकल एलिमेंट्स। अब एक ग्रुप और है जो ऐसा मसला कर रहा है, कौन सा हो सकता है? वो ग्रुप नंबर 3b। क्यों? इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी नहीं है कि वो जिसमें इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज ना किया हो। ये फट से एक इलेक्ट्रॉन जो डी वाला ये लूज कर देता है। वही बात हो गई, सिनेरियो सेम हो गया। हमेशा 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 ही ये डी का इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एस वालों को इन्वॉल्व करता है, रिएक्शन करता है, +2 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, लेकिन डी को नहीं छोड़ता, डी को हमेशा इन्वॉल्व कर देता है बीच में। बात समझ आ रही? ये भी डी को हमेशा बीच में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, +1 +2 की तरफ फौरी तौर पे चला जाता है। तो क्या ये डी ऑर्बिटल में लेन देन कर रहा है? ये नहीं करता, हमेशा ही लूज कर देता है। ये वाला इसलिए रिएक्शन नहीं कर रहा कि ये कंप्लीट है, और ये वाला इसलिए नहीं रिएक्शन कर रहा कि एक इलेक्ट्रॉन तो उसने लूज कर दिया, अब डी खाली हो गया। ये रीजन है कि इसको भी हम नॉन टिपिकल में रखते हैं। सारी बात का अब जो खुलासा है वो ये बना कि ये दो ग्रुप ऐसे हैं, ग्रुप 3b और ग्रुप 2b, जो कि नॉन टिपिकल एलिमेंट्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट एग्जिबिटिंग द सेम प्रॉपर्टीज एज ऑफ अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर हम कहते हैं कि ये सारे टिपिकल, जिसको कहते हैं खास, टिपिकल, तो बड़ा टिपिकल आदमी है, इस तरह वर्ड यूज करते हैं हम। तो ये खास टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रखते हैं यहां से लेके यहां तक, लेकिन पहला और आखिरी टिपिकल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज नहीं रखते, इसलिए हम इनको कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पेज नंबर 98 पे टिपिकल और नॉन टिपिकल वाली बात होगी मुकम्मल, और आज मैंने आपको इसकी बेसिक्स भी दे दी हैं। आप तैयार हो जाएं, अब इसको ज़रा, ये बेसिक्स बड़ी ज़रूरी हैं बेटा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये मैंने बनाई है ना, ये आगे बड़ी इस्तेमाल होनी है, और मैंने इसीलिए बड़ी तफसील से बता दिया है और इसीलिए थोड़ा पढ़ाया आज। कल जब आप तशरीफ़ लाएँ तो ये सारा आपके जहन में होना चाहिए। ये एलिमेंट का नाम और तरतीब याद कर लें तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ काम चल जाता है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए कि ये एक्सेप्शनल केस क्यों हुआ था और कहाँ कहाँ पे हुआ है। फिर टिपिकल और नॉन टिपिकल वाली बात, और फिर हमने ये पढ़ा कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ तक रखते हैं,
कल इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। तो अभी के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक।